नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। क्या होगा कि जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेटों के पास या जिन लोग व्यक्तियों ने फॉर्म फिल कर दिया है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक अभाव है और जिसकी वजह से महंगी कोचिंग फीस नहीं दे पा रहे हैं और कई बार क्या होता है कि वो किताबें भी नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं हमारी क्लासेज बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगी। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि जिसने 750 या 1000 रुपये फ़ीस या 1500 रुपये फ़ीस जमा तो कर दी है फॉर्म की, लेकिन तैयारी करने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या वो महंगी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी डीएस एकेडमी से, तो आप जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जितना हो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। उससे क्या है कि उन लोगों तक यदि वो वीडियो पहुँच जाती है तो वो अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ही नहीं है, आगामी आने वाली परीक्षाओं में तैयारी के साथ जब बैठेंगे तो हो सकता है अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें। ठीक है, इसी के साथ में टेस्ट सीरीज जैसे कि आप सभी को विदित है चल रही है। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज पेड है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा डेमो के लिए, अन्यत्र जो भी आपको जानकारी लेनी है वहाँ पे लीजिएगा। इसी के साथ में जो कैंडिडेट तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, सोच रहे होंगे कि हम तो अभी जुड़े हैं, आगे की पीछे की क्लासेज कैसी होंगी, क्योंकि 150 क्लासेज प्लस हो गई हैं और अभी हम इतना मतलब अभी काव्य में ही चल रहे हैं, अभी गद्य में भी हम प्रवेश नहीं किए हैं, तो थोड़ा तेज़ी से अब हम भी बढ़ेंगे। इसी के साथ में हम जैसे कि रचनाकारों को देख रहे हैं तो यहाँ पे हम सभी को देख लेते हैं। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे वासुदेव सिंह को हम देख रहे हैं, तो इनके जो उपन्यास वगैरह है वो सब हम यहीं पे देख लेंगे, तो उपन्यास का क्षेत्र हमारा वहाँ से कम हो जाएगा। तो उपन्यास फिर हमारा मुश्किल से 6-7-8 क्लासों में ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो उपन्यासकार ही रहेंगे हम उनको ही वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी सुविधा के लिए, आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से क्लास देख सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 35-40 30 मिनट 25 मिनट की ही क्लासेस हैं। और यदि किसी को किताबों के विषय में जानकारी लेनी हो तो वो भी प्लेलिस्ट में एक वीडियो मतलब लगी हुई है, उसमें बताया गया है टीजीटी पीजीटी के लिए आप किन किन किताबों को पढ़ सकते हैं। मूल किताबें अब आप ना खरीदिए, आपको मैं जो गाइड करूँगी वो यही करूँगी कि आप सहायक किताब ही खरीदिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आज की क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र ये कवि का मूल नाम है और नागार्जुन ये उपनाम है। ठीक है, यानी कि अब तो जो चर्चित है वो नागार्जुन है, यानी कि आज जब हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी को। ठीक है, नागार्जुन जी की बात करें तो इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। जन्म की बात करें तो 30 जून 1911 को तरौनी दरभंगा बिहार में हुआ था। निधन 1998 में हुआ है। अभी इससे पहली क्लास में हमने बताया था कि 1911 में किन किन का जन्म हुआ है, ये आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई रचनाकारों का हुआ है जिसमें कवि भी हैं और साहित्यकार भी हैं। ठीक है, तो उनका आप ध्यान रखिएगा। माता की बात करें तो उमा देवी है, पिता गोकुल मिश्र हैं इनके। काव्य संकलन की बात करें तो युगधारा महत्वपूर्ण है, इनका कोई भी संकलन आप नहीं छोड़ सकते। 1953 का है। सतरंगे पंखों वाली 1954 का है। प्यासी पथराई आंखें 1962 का काव्य संकलन है। तालाब की मछलियां 1975 का। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 का है। तुमने कहा था ये भी 1980 का है। हजार हजार बाहों वाली ये 1981 का काव्य संकलन है। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 का। रत्नगर्भा महत्वपूर्ण है 1989 का। ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या ये भी 1985 का है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 का है। इस गुब्बारे की छाया में 1990 का। पढ़े रहिएगा। भूल जाओ पुराने सपने 1994। अपने खेत में 1997। ये अंतिम में है तो थोड़ा सा आप इसको भी पढ़े रहिएगा। जिन पे रेड मार्कर लगा हुआ है वो तो आप कंप्लीटली पढ़ने ही पढ़ने। और यहाँ से प्रश्न सन सहित आपको याद करना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बनेगा वो जैसे नेट जीआरएफ की परीक्षा होती है उसमें क्रम में भी बन जाता है। और हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि रचनाकार का नाम दे के पूछे कि इनकी निम्न में कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, तो उसमें रचना के सामने रचना का प्रकाशन वर्ष दिया होगा और एक प्रकाशन वर्ष गलत होगा। तो जो प्रमुख रचनाकार हैं उनका आप प्रकाशन वर्ष भी तैयार कीजिए। और ये सब तैयारी आपको हमारा टेस्ट पेपर आराम से करा देगा।
आप खुद व खुद जिन प्रश्नों में आपको डाउट होता है या आपको लगता है कि इस तरह से भी क्या प्रश्न बन सकता है, जब आप देखेंगे कि हाँ उस तरह से प्रश्न बना हुआ है, तो फिर आप जब आगे आप तैयारी करेंगे बीच के 2-3 दिन में, तो आप उन तथ्यों को भी उन तथ्यों को भी तैयार करते हैं। बात कर लेते हैं खंड काव्य के। तो इन्होंने खंड काव्य लिखा है भस्मांकुर 1971 का, और गीत गोविंद ये 1981 का इनका जो है खंड काव्य है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए आधुनिक कबीर के नाम से भी इनको जाना जाता है, बाकी देखेंगे अभी आगे। चलिए प्रसिद्ध कविताएं देख लेते हैं। प्रसिद्ध कविताओं में पहले नंबर पे बात कर लेते हैं प्रेत का बयान। प्रेत का बयान। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं काली माई। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं अकाल और उसके बाद, बहुत महत्वपूर्ण है, अकाल और उसके बाद, यहीं पे लिख देते हैं उसके बाद। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो आओ रानी हम ढोएं पालकी। आओ रानी हम ढोएं पालकी। आओ रानी हम ढोएं पालकी। वे और तुम, वे और तुम। छठे नंबर पे यदि बात करें पाषाणी। सातवें नंबर पे सिंदूर तिलकित भाल। और आठवीं है रविंद्र के प्रति। रविंद्र के प्रति, ठीक है। और प्रथम कविता की यदि बात करें तो प्रथम कविता मिथिला है इनकी। मिथिला है, एक तरीके से देखा जाए तो ये मैथिली भाषा में रचित है 1929 की। और खड़ी बोली की यदि बात करें तो खड़ी बोली की प्रथम कविता, खड़ी बोली की प्रथम कविता में यदि हम देखेंगे तो राम के प्रति, राम के प्रति 1933 की देखने को मिलती है, ठीक है। और राम के प्रति का जो प्रकाशन है वो विश्व बंधु पत्रिका में हो चुका था। इसी के बाद में बात कर लें नागार्जुन रत्नावली। रत्नावली तो ये कितने खंडों में है आपकी, तो 7 खंडों में है। 7 खंडों में है, प्रकाशन वर्ष 2005 है। इसी के बाद में आगे बात कर लेते हैं उपन्यास। जो महत्वपूर्ण है वही देखते हुए चल रहे हैं। उपन्यास से पहले यहाँ पे कहानियाँ देख लीजिए, उपन्यास अगले से देखेंगे। कहानी में यदि बात कर लें तो पहले नंबर पे है आपकी असमर्थ दाता। मार्कर मना करता है, पता नहीं। असमर्थ दाता। असमर्थ दाता। दूसरे नंबर पे बात करें तो तापहारिणी। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो जेठा। जेठा। और इसी के बाद में 4th नंबर पे यदि बात करें तो काया पलट। 5th नंबर पे हीरक जयंती।
6ठे नंबर पे यदि बात करें तो विषम ज्वार। 7वें नंबर पे यदि बात करें तो अनुकंपा। 8वें नंबर पे यदि बात करें, नहीं, अनुकंपा तो इनका नाटक है। आप लोगों के मन में विचार नहीं आया कि मैम ने नाटक को कहानी में कैसे लिख दिया। विषम ज्वार के बाद में ममता। 9वें नंबर पे यदि बात करें तो मनोरंजन टैक्स। ठीक है, नाटक की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नाटक नहीं है इनके। तो नाटक में पहले है अनुकंपा। दूसरे नंबर पे बात करें अनुकंपा और निर्णय, एक नाटक है। और ये किस प्रकार का नाटक है, तो ये ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नागार्जुन जी की चल रही थी तो प्रसिद्ध कविताओं में प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, कई दिनों तक चूहा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ठीक है, तो अकाल और उसके बाद की है। आओ रानी हम ढोए पाल की, ये है। वे और तुम, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, रविंद्र के प्रति, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है, अकाल और उसके बाद से तो बनता ही बनता है। प्रथम कविता की बात करें तो मिथिला है। मिथिला ये इनकी क्या कहते हैं 1929 की है और मैथिली भाषा में रचित है। खड़ी बोली की प्रथम कविता की बात करें तो राम के प्रति 1933 में, और ये जो प्रकाशित हुई थी विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नागार्जुन रत्नावली, इनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं उनका संकलन नागार्जुन रत्नावली में है, 7 खंडों में ये है और प्रकाशन हुआ 2005 में। कहानी की बात करें तो असमर्थ दाता, तापहारिणी, जेठा, काया पलट, हीरक जयंती, महत्वपूर्ण हीरक जयंती। विष ज्वार थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रही है। ममता, मनोरंजन टैक्स। ठीक है, ये इनकी कहानियां हैं। नाटक की बात करें तो अनुकंपा और निर्णय, ये इनका ऐतिहासिक नाटक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में इनके उपन्यासों पर चर्चा करते हैं। देखिए, इनकी पंक्तियां हम सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं लिखवाएंगे। हाँ, जहाँ लगता है कि क्लास छोटी है लिखवा सकते हैं तो वहाँ लिखवा देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उपन्यास। उपन्यास में पहले नंबर पे बात करें तो रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची 1948। दूसरे नंबर पे बात करें और रतिनाथ की चाची ये आंचलिक उपन्यास है मिथिलांचल पर, जिसकी पृष्ठभूमि लिखनी होगी उसकी लिख देंगे। बलचनमा, बलचनमा की बात करें 1952। बलचनमा भी बहुत लोग बोलते हैं, जैसा आपको उचित लगे। इसमें जो नायक है, नायक कौन है? आंचलिक उपन्यास है तो बलचनमा है। नायक का अन्याय व अत्याचार का विरोध, नायक का अन्याय व अत्याचार के प्रति विरोध इसमें दृष्टिगत हुआ है। तीसरे नंबर पे बात करें तो नई पौध। नई पौध की यदि बात करें तो समय है 1953 और इसमें क्या है, विवाह और उसके बाद की जो समस्याएं होती हैं उनको उभारा गया है। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ ये भी आपका आंचलिक उपन्यास है 1954 का है और इसमें जो नायक है
वो बरगद का पेड़ है, नायक बरगद का पेड़, और उसी को बाबा बटेश्वर नाथ कहा गया है। बरगद का पेड़ यानी कि पौराणिक रूप में अगर देखा जाए तो वृद्ध का प्रतीक भी है एक, ठीक है, बाबा का प्रतीक। बाबा बटेश्वर नाथ के बाद में है वरुण के बेटे। वरुण के बेटे की यदि बात करें तो समय है 1957। 1957 के बाद में ये भी ये जो है मिथिला के मछुआरों पर आधारित है। मछुआरों पर आधारित क्या है? ये मछुआरों से संबंधित है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मछुआरे जीवन पर संबंधित, मछुआरे जीवन से संबंधित नहीं है। दुख मोचन की बात करें, संकट मोचन तो है ही नहीं, दुख मोचन की यदि बात करें तो 1957। 7वें नंबर पे बात करें तो उग्रतारा। उग्रतारा की बात करें तो 1963 है, और ये जो है उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा पर आधारित है। यह उपन्यास उगनी एवं कामेश्वर की प्रेम कथा पर आधारित है। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं दिखता है, बोर्ड इधर या इधर हो जाता है, तो वो इस पे ध्यान दिया कीजिए। मैं बार बार इसी चीज को रिपीट करती हूँ। हीरक जयंती। हीरक जयंती के समय की बात करें तो आपका 1961 है, ये ऊपर नीचे हो गया, चलिए कोई नहीं। 9वें नंबर पे बात करें तो जमनिया। जमनिया का बाबा। जमनिया का बाबा 1968। 10वें नंबर पे बात करें तो इमरतिया 1968। 11 नंबर पे बात करें तो पारो 1975। 12वें नंबर पे बात करें तो गरीबदास। गरीबदास के समय की बात करें तो 1979 है, और जो ये पारो है ये बाल विवाह से संबंधित है। उपन्यास जो है ये बाल विवाह से संबंधित उपन्यास है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उपन्यासों पे चर्चा कर ले। बात कर रहे थे नागार्जुन जी के उपन्यासों की। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ये महत्वपूर्ण है। जितने काव्यों में महत्वपूर्ण है उतने ही ये आपके उपन्यासों में भी, यानी कि कथाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। रतिनाथ की चाची 1948 का है, मिथिलांचल, यानी कि मिथिला के ये रहने वाले थे और वहीं के। देखिए, कवि जिस परिवेश में जन्मा है अधिकांशतः उसका जो साहित्य है वो वहीं की संस्कृति से मिलेगा। थोड़ा बहुत जैसे कभी फिर या साहित्यकार जब दूसरे परिवेश में जाके रहने लगता है, जैसे आप देखेंगे, एक उदाहरण के रूप में बता दें, सुमित्रानंद पंत की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, यानी कि छायावाद तक की आप बात करेंगे तो आपको जो अधिकांश कविताएं और रचनाएं मिलेंगी वो आपको उत्तराखंड की संस्कृति या वहाँ के परिवेश में लिप्त मिलेंगी। उसके बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं और इलाहाबाद जब आके रहने लगते हैं तो इलाहाबाद की संस्कृति उनके काव्य में प्रवाहित होने लगती है संगम की तरह। इसी के बाद में जब वो जैसे जैसे चीज़ों को देखते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ की जो संरचनाएं हैं वो उनके जो प्रकृति वर्णन है या बाकी की जो चीज़ें हैं वो उनके काव्य में आने लगती हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर रहे थे नागार्जुन जी के उपन्यास रतिनाथ की चाची। तो ये मिथिलांचल पर आधारित है, आंचलिक उपन्यास है। बलजन्मा 1952 का है। नायक का अन्याय व अत्याचार के प्रति विरोध, और नायक जो है वो बलजन्मा है। नई पौध 1953 का है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 का है, और इसका जो नायक है वो बरगद का पेड़ है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, आंचलिक उपन्यासों में यहाँ से भी प्रश्न बनता है। वरुण के बेटे 1957 का है, और ये मिथिला के मछुआरों के जीवन पर आधारित है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास मछुआरी जीवन पर आधारित नहीं है, क्योंकि और भी कई उपन्यास मछुआरे जीवन पर लिखे गए हैं। हाँ, एक कैंडिडेट एक दिन कॉल बात करना चाह रहा था शोध के विषय में, तो शोध के विषय यहीं से नहीं निकलते हैं,
ठीक है। तो आप हो सकता है तो किसी रचनाकार का मछुआरा जीवन ले लीजिए उपन्यासों में, तब देखिए आप क्या साहित्य का टॉपिक होता है। अच्छा चलिए वो बात की बात है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। दुख मोचन 1957 का उपन्यास है। उग्रतारा 1963 का है। यह उपन्यास जो है उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा पर आधारित है। हीरक जयंती 1961 का है। जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968 का है। पारो 1975 का बाल विवाह से संबंधित उपन्यास है। गरीबदास 1979 का उपन्यास है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कुछ और तथ्य बचे हैं उनको देखते हैं। चलिए इसी के बाद में बात कर लेते हैं यात्रा वृता संस्मरण। अच्छा वो जो नाटक हैं वो दोनों अलग अलग हैं, अनुकंपा और निर्णय, ठीक है। दोनों ऐतिहासिक नाटक थे, आप अलग अलग कर लीजिए। उसमें और लिखा हुआ था तो वो एक में हो गया है। मैं सो रहा हूँ, कोई जगाइएगा नहीं। नागार्जुन जी कह रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ 1 घंटा, मैं सो रहा हूँ 1 घंटे के लिए, यानी कि 1 घंटा। और तीसरा क्या है, आईने के सामने। और ये भी मेरी एक विशेषता है कि मैं किसके सामने सो रहा हूँ भाई, तो आईने के सामने। आईने के सामने किसके संस्मरण है, नागार्जुन जी के, आप ध्यान रखिएगा। पत्रिका की बात करें तो इन्होंने एक पत्र निकाला था। पत्र की बात करें तो दीपक, एक व्यक्ति का युग, आलोचना लिखी थी एक इन्होंने, और आलोचना का नाम था एक व्यक्ति का युग। क्योंकि हर व्यक्ति जो साहित्यकार है वो अपने समय में एक युग होता है, इसी उस नाम से इन्होंने लिखी थी। इनकी जो जीवनी लिखी है वो किसने लिखी है, तो बाबूजी, और ये जीवनी लिखी है शोभाकांत ने। शोकांत लिख दिया है, नाम का भी अनर्थ कर दिया। शोभाकांत ने लिखी, किस पर, नागार्जुन जी पर जीवनी लिखी है बाबू जी। पुरस्कार की बात कर लेते हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो पहले नंबर पे बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है, तो पत्रहीन नग्नगाछ। पत्रहीन नग्नगाछ। और कब मिला, ये 1968 का इन्हें मिला है, और मैथिली भाषा पर। देखिए हिंदी वाले हिंदी का साहित्य इतना विस्तृत होते हुए भी इनको मैथिली भाषा पर ही पुरस्कार मिला है। दूसरे नंबर पे बात करें तो भारत भारती पुरस्कार भी इनको मिला है। भारत भारती पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है पुरस्कार, और ये कब मिला है, 1988। तीसरे नंबर पर बात करें तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। फोर्थ नंबर पे बात करें तो राजेंद्र शिखर सम्मान, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वहाँ से प्रश्न बन सकता है, राजेंद्र शिखर सम्मान। और जो एकलव्य वाले हैं, ये जो एकलव्य स्कूल वाले हैं, मॉडल एकलव्य मॉडर्न स्कूल वाले जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी से ज़्यादा प्रश्न बनेगा आपसे। राहुल सम्मान, सांकृत्यायन नहीं है, राहुल सम्मान है, सादा राहुल सम्मान, ठीक है। इसी के बाद में इन्होंने मेघदूत का भी हिंदी अनुवाद किया था। बहुत ब्रिलियंट थे भाई, हम लोग तो एक सब्जेक्ट ही नहीं कवर कर पाते हैं।
ठीक है, ये थे आपके नागार्जुन जी। अच्छा हाँ, थोड़ा सा उपनाम में चर्चा कर लेते हैं। इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। तो उपनाम में बाबा, बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है, और यात्री, इस नाम से ये मैथिली में रचना करते थे। जैसे आपने देखा होगा भारतीय हिंदू युग में उपनाम से करते थे, तो रसा, अम्र रचना करते थे, ठीक है। जन कवि भी इनको कहा जाता है, जन कवि। और बात करें तो प्रकृतिवाद का शलाका पुरुष, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष, ठीक है, ये इनको कहा जाता है। तो ये रहे आपके नागार्जुन जी, कंप्लीट हुए। नागार्जुन जी से संबंधित जो भी कथन रहेंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर संस्मरण में। संस्मरण है मैं सो रहा हूँ, कब के कितने टाइम के लिए सो रहे हैं भाई? 1 घंटे के लिए। किसके सामने सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं भाई? तो आईने के सामने। इनके संस्मरण मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो गए होंगे। पत्र में बात करें तो इन्होंने संपादन किया था दीपक का, आलोचना एक व्यक्ति का युग। ये खुद अपने आप में एक व्यक्तित्व जो होता है वो एक व्यक्तित्व, एक युग होता है, ठीक है। यदि उसने समाज में बहुत ज़्यादा अपना स्थान दिया है, अब समाज को बहुत ज़्यादा अपना समय दिया है, तो वो एक युग के रूप में चित्रित होता है। जीवनी की बात करें तो बाबूजी शोभाकांत ने लिखी है। पुरस्कार की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार पत्रहीन नग्नगाच 1968 का इन्हें मिला है मैथिली भाषा पर। भारत भारती पुरस्कार 1988 में, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, राजेंद्र शिखर सम्मान और राहुल सम्मान इनको दिया गया है। इन्होंने मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया है। उपनाम में बात करें तो बाबा, यात्री, यात्री उपनाम से ये मैथिली में रचना करते थे। जन कवि, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी इनको कहा जाता है। ये रहे आपके नागार्जुन जी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो कॉल किस पे करेंगे? 9568802463। इस नंबर पे कॉल करके आपको 500 रुपये पे करने के बाद में 50 टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे। और ये 50 टेस्ट पेपर वो हैं जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। प्रति टेस्ट पेपर यदि आप देखेंगे तो जो चार्ज है वो 10 रुपये है। और ये जो ऑफ़र है ना 500 वाला, ये सीमित समय के लिए हो सकता है, इसका चार्ज बढ़ाया भी जा सकता है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रचनाकार के साथ में। अभी 1 या 2 रचनाकार और रह गए हैं, इसके बाद में तार सप्तक में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। क्लास को आप तो देखिए, मैं कह देती हूँ कि हम लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, कमेंट के लिए नहीं कहेंगे, तो आप भी कहते हैं ना कि आप इतने बड़े स्वार्थी हैं कि अरे कुछ तो फीडबैक में आप दे दिया कीजिए। आपको क्लास एक इतना विस्तृत क्लास मिल रही है। देखिए आधे घंटे की क्लास के लिए जब हम 30 या 35 या 40 मिनट की क्लास लेते हैं, देखिए हर कोई आपको कितना दे रहा है मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ अर्थ के रूप में ग्रहण कर रखा है, उनका दायित्व बनता है। अगर लेकिन मेरा क्या है, मैंने आपसे कुछ ग्रहण नहीं किया है। यदि कोई कैंडिडेट भी मुझे बता दे कि हाँ मैंने उसको कहा है कि भाई मुझे कुछ धन अर्जन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री क्लास है, सभी के लिए है, पब्लिकली क्लास है। और फ्री होने के साथ भी ऐसा नहीं है कि सतही तौर पे मैं निकाल दे रही हूँ आपको। आप देखिए कि 150 क्लासों से ऊपर हो गई हैं और अभी तक हम नागार्जुन पे पढ़े हैं। अभी प्रगतिवाद में चल रहे हैं, अभी तार सप्तक बचा है, नई कविता, कविता, इतना कुछ बचा हुआ है। आप सोचिए कि कितना विस्तृत जाएगा। उपन्यासों में भी जिस उपन्यासकार को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें लग रहा है कि इनका उपन्यास भी है, कहानी क्षेत्र भी है, तो उनकी रचनाओं की भी विस्तृत जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको दे रही हूँ। जितना परीक्षा उपयोगी होने वाली बात है, जितना परीक्षा उपयोगी है, मुझे आपसे एग्जाम क्रैक कराना है, इससे ज़्यादा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और आपका भी मात्र इतना ही उद्देश्य होना चाहिए। मैम क्या कर रही हैं, मैम कहाँ से हैं, मैम की एजुकेशन कहाँ है, ये सब चीज़ें आप भी छोड़ दीजिए। तो थोड़ा सा प्रयास किया कीजिए, जब क्लास लेने के लिए आते हो तो लाइक कर दिया कीजिए। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपका अपना परिवार है। आप जितना बढ़ाएंगे उसको आपको भी अच्छा लगेगा, हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। जब आप हमें ऊर्जा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम वीक हो जाते हैं, फिर अस्वस्थ संबंधी हमारी समस्याएं जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। जो भी क्लास लेने के बाद में आपको उचित लगता है वो कमेंट कर दिया कीजिए।
और साथ में शेयर भी आप करते रहिए, क्योंकि आपका अपना DS एकेडमी है, मेरा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि क्लासें हैं तो थोड़ा सा तेज़ी से हम भी चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी चलिए। जब आप क्लास शेयर करेंगे, आप समय से क्लास देखेंगे तो ही चीज़ें थोड़ा सा अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो समय से क्लास देखते रहिए, समय से तैयारी करते रहिए। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके 9568802463 पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के टेस्ट सीरीज ले लीजिए। अभी तक की जो टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं वो सारे टेस्ट पेपर आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, और इसी के बाद में प्रति सप्ताह आपको 2 टेस्ट पेपर दिए जाते रहेंगे, ठीक है। परीक्षाओं से पहले UP TGT PGT की यदि बात किया जाए तो उसकी परीक्षा की तिथि जब भी घोषित होगी उससे पहले ही आपको संपूर्ण टेस्ट पेपर करा दिए जाएंगे। ये DS एकेडमी का वादा है। DS एकेडमी इतना वादा नहीं करता, उससे भी दुगना तिगुना जितना ज़्यादा वो दे देता है, जो अकल्पनीय होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जिनको कुछ आर्थिक अभाव रहे होंगे वो क्लासेस देख रहे होंगे, और यकीनन जब कल वो चयन अपना सुनिश्चित करके आएंगे। और देखिए यहाँ पे अगर टेस्ट सीरीज़ में चार्ज की बात करें कि आपका चार्ज ज़्यादा है, देखिए बहुत कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है, क्योंकि हम आपसे अनायास नोट्स या कुछ कह के हम आपसे कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं या कोई दूसरा किसी को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। आपसे 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर लिया जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। टेस्ट पेपर आप मार्केट का प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए और टेस्ट पेपर का डेमो देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। 2021 का या उसके बाद में और जो उससे पहले पेपर हुए हैं, आप इस बीच के जो परीक्षाओं का स्तर है आप उसको देख लीजिए। पूर्व में जो परीक्षाएँ हुई हैं आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि परीक्षाओं टेस्ट पेपर सेट करने में कितनी मेहनत की जा रही है। इसी के साथ यदि आप देखेंगे कि जो टेस्ट पेपर है नवीन तो है ही, उसके साथ में जिस प्रश्न को आपको लगता है कि हमें कुछ उत्तर चाहिए वो उत्तर भी आपको मिल जाता है। अन्यत्र एक विकल्प जो होता है या 3 विकल्प होते हैं। इसी के साथ में आपको कहीं डाउट है तो आप हमसे सीधे डायरेक्ट कॉल मतलब व्हाट्सएप चैट पर मतलब बात कर सकते हैं, जो आपको कहीं सुविधा नहीं मिलती है। हम आपसे कहें कि इतने का प्रिंट नोट्स हम दे रहे हैं, इतने का नहीं, तो नोट्स तो हम आपको बनवा रहे हैं, आप स्वयं से नोट्स बनाइए। हम पूरा एक शब्द में लिख के समझा रही हूँ, जो पंक्तियाँ हैं, कथन है, वो आपको पढ़ने हैं, तो वो हम आपको PDF में दे रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे हम नोट्स आपको बना रहे हैं, तो आप खुद से नोट्स बनाइए, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और 500 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप कहीं से 2000-3000 का नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम किस लाइन को किस तरीके से लिखते हैं हम आपको बताते चलते हैं, और आपको हमारा जो तरीका है मुझे तो लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट है नोट्स खुद से बनाइए जो हम पढ़ा रहे हैं, और इसी के साथ में आप कोई भी सहायक पुस्तक ले लीजिए और साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। यकीन मानिए आगामी आने वाली जो 2-3-4 महीनों में परीक्षाएँ होंगी उसमें आपकी सीट सुनिश्चित होगी। आप बस लगे रहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए रचनाकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।